ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਤੋਂ सरताज दिया। सत श्री अकाल जी सारे नूं, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, कोशिश तो यही होगी भाई ये एक ही लेक्चर में इसका काम ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या क्या सिखाती है। ओके, तो नंबर 1 सबसे देखो जी, पहले बाइनोमियल थ्योरम से पहले कुछ बेसिक है ना, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 जैसे आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए। हैं जी भैया जी, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो इतना तो भाई सबको पता होता है भी, जैसे 5 का फैक्टोरियल है ना, पता है सबको क्या करना है। इसको 5 से ही शुरू करके आपने एक एक डिक्रीज करके नंबर 1 तक लेके जाना है। ठीक है, और कईयों को तो इसकी वैल्यूज़ भी याद है, जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई है ना, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो गई। ऐसे है ना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। कई बच्चों को डाउट रहता है भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों है, तो उसके लिए प्रूफ भी है। जैसे n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू है ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल है ना। ये उसमें फैक्टोरियल वाले बेसिक्स में आपको बताया जाएगा। वैसे फिर भी आपको इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 फिल की जाए तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 है ना। लाइक दिस आपको ये सारी वैल्यूज A to Z आपके टिप्स पे होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल 1, ओके, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 है ना, 7 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, ये 50-40 होता है, इतना ही होता है शायद, है ना। और 8 फैक्टोरियल शायद 40-320 ऐसा कुछ होता है ना। तो ये आपको 8 फैक्टोरियल तक याद होनी चाहिए वैल्यूज़। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई बच्चा आपसे कभी भी पूछ सकता है, आपका कोई दोस्त पूछ सकता है, कोई टीचर वाइवा में पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी कम्बिनेशन। इस बाइनोमियल थ्योरम में कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कम्बिनेशन क्या होता है ना, ये कम्बिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है हम परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर में करेंगे। ओके, डेफिनेशन जो है परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर में करेंगे। वैसे आपको पता भी होगी भी इसकी वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। बट इसको है ना, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो है NCR इज इक्वल टू NCn-r। NCR इज इक्वल टू NCn-r। ठीक है जी, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। और ये यूज़ कब करनी है, जैसे 10C7 आ गया, क्या आ गया अभी 10C7, तो ये जो नंबर है अगर वो इसके हाफ से ज़्यादा हुआ है ना, हाफ से ज़्यादा ही, खोपड़ी में, अपनी खोपड़ी में आपने सोचना है क्या ये जो नीचे नंबर दिया गया है क्या ये हाफ से ज़्यादा है, इसके जो ऊपर 10 का हाफ है जो है ना, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5 से ज़्यादा है। तो आपने इसको क्या लिख देना है 10C। वो कहता है अभी क्या करो, इनका डिफरेंस यहाँ पे लिख दो। 10C7 तो 10-7 करोगे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जो नीचे वालों का जो सम है वो ऊपर वाला 10 आना चाहिए, है ना, लाइक दिस, है ना। और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, 10C3 को कैसे सॉल्व करना है आपने, है ना, कोशिश करनी है ये फॉर्मूला ना लगाएं। ठीक है, कोशिश करनी है ये फॉर्मूला ना लगाएं। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 10, 9, 8, जितना नीचे लिखा हुआ है उतना ऊपर उतनी टर्म्स तक आपने डिक्रीज करना है। जितना नीचे 3 लिखा हुआ है तो आपने ऊपर वाला जो है 10 उसको 3 तक डिक्रीज करना है। नीचे 3 का फैक्टोरियल खोल देना, नीचे 3 का फैक्टोरियल खोल देना। लाइक दी जैसे 10C4
10C4 कितना होगा भाई, है ना। सपोज 10C6 आ जाए, आप उसको क्या लिख लोगे 10C4, फिर इसको 10, 9, 8, 7, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे 4 है तो आपने 4 टर्म्स तक खोलना है। नीचे डिवाइड किसके साथ करना है, 4 के फैक्टोरियल के साथ, 4 के फैक्टोरियल के साथ, ठीक है जी। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपके काम आने वाली है बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन की। बाकी इसके ऊपर हम ना इसका पूरा डायग्नोसिस करेंगे इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर NCR में आप ऐड करते हो NCR+1, NCR में आप ऐड क्या करते हो NCR+1, तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई N+1 और नीचे R+1। अब इसमें क्या लॉजिक है, ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए भाई सेम, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 क्या है भाई NCR+1, ऊपर क्या होना चाहिए भाई सेम, भाई ऊपर क्या होना चाहिए सेम, नीचे 1 का फर्क होना चाहिए भाई, 1 का फर्क है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू रमेश, तो भाई ये 1 का फर्क होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखना आपने N+1C, जो इनमें से बड़े वाला होगा, बड़े वाला कौन है अब R+1, ठीक है। N+1C, ठीक है, ऊपर वाले में एक ऐड कर देना है, ठीक है। ये देख लो ऊपर वाले में एक ऐड कर दिया, जो ठीक है याद ही होगी प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी हुई है आपने +1 के टाइम में। ऊपर वाले में एक ऐड कर देना है और नीचे वाले में बड़े वाला उठा लो, ठीक है। ये याद रखना आप, ऊपर वाले में जो सेम है उसमें ऐड कर दो, ठीक है, ऐड +1, और नीचे वाले में आप बड़े वाला, यहां पे आप क्या रखोगे बड़े वाला नंबर। लाइक दिस आपने 10C7 + 10C8 ले लिया, तो इसमें क्या करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में एक ऐड कर देना ही, ठीक है 11, नीचे वाले में बड़ा कौन सा है 8, तो 11C8 ले लिया इसका, ठीक है। यहां से एक और प्रॉपर्टी भी जन्म लेती है, वो इसी से बनी है, इसी से ही थर्ड प्रॉपर्टी इसी से ही बनी है सेकंड वाले से। वो क्या है भाई N+1 C R+1 माइनस NCR+1। अगर मैं इसको, है ना, ये सेकंड वाले को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, माइनस हो जाएगा भाई, सेकंड वाले को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। अगर अब देखो ये नीचे नीचे सेम है, तो इसका आंसर आपने क्या लिख देना है NCR, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख देना है NCR। अब नीचे सेम है, नीचे सेम है, ऊपर 1 का फर्क है, ऊपर 1 का फर्क है, ठीक है, 1 का फर्क है भाई। नीचे सेम हो गया, ऊपर फर्क आ गया, बीच में माइनस आ गया, बीच में माइनस आ गया। इसका आंसर आपने क्या लिख देना है NCR। क्या लिख देना भाई NCR, ठीक है। तो इसमें ये देखो आप 11C8 माइनस क्या करोगे 10C8, 11C8 माइनस 10C8, ठीक है। देखो ऐसी बात है, अगर आप इसको टेंशन से करोगे फिर नहीं होगा, आपने इसको कॉपी पर इसके नोट्स बना लेने। वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा साथ में, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, ग्रेजुअली आप इसको होल्ड कर लोगे, ठीक है। साइकिल भी एक दिन में नहीं आया था, कुछ दिन लग गए थे, कई बार चोटें लगी थी, कई बार हम गिरे थे, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या है 1 का फर्क, 11 और 10, ठीक है, 1 का फर्क है भाई। नीचे सेम है भाई, नीचे क्या है भाई सेम। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है ऊपर, है ना, यहां पर क्या लिखेंगे हम 10, यहां पर क्या लिखेंगे 10C7, क्या लिखेंगे भाई 10C7, ठीक है। तो ओके, तो इसमें क्या है नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर कोई दो कॉम्बिनेशन ऐसे इक्वल आ गए NCX = NCY, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो X = Y है, या X + Y = N है, या X + Y = N है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी अभी कम यूज होगी, ये प्रॉपर्टी अभी कम यूज होगी, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस है ना, इसकी प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी। जैसे सपोज आ गया 10c7 माइनस, ठीक है, 9c6, 10c7 माइनस 9c7, ठीक है। नीचे क्या होना चाहिए भाई, नीचे क्या होना चाहिए, सेम, नीचे के ऊपर एक का फर्क होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, अब छोटे वाला उठा लो, छोटे वाला कौन है ना, इसमें क्या करते थे हम, सेकंड वाली में क्या करते थे, बड़े वाला उठा लेते थे, है ना, उसमें 1 ऐड कर लेते थे, जो सेम था उसमें 1 ऐड कर लेते थे, नीचे वाले में से हम बड़े वाला उठा लेते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम छोटे वाला उठा रहे हैं, 9 उठा लिया, नीचे क्या है 7, तो 7 की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे। लाइक दिस आप 9c, है ना, 9c6 माइनस, यहाँ पर आप लिख लो कुछ, है ना, यहाँ पर क्या लिख ले हम, 8c6 ऐसा लिख ले। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे सेम है, बीच में माइनस है, ऊपर एक का फर्क है, तो यहाँ पे छोटे वाला लिखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इक्वल टू क्या आ जाएगा c, है ना, यहाँ पर क्या रह जाएगा 5, ठीक है, क्या रह जाएगा भाई 5। चलो आगे चलते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करने के बाद बाइनोमियल थ्योरम है क्या, बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इस पे आ जाओ भाई। बाइनोमियल थ्योरम देखो, ये है बाइनोमियल थ्योरम। यूजुअली आपको टीचर ये बताता है भाई, है ना, ठीक है, आपको टीचर ये बताता है भाई x प्लस वाई की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, यहाँ पर क्या है भाई, nc0 x की पावर इनका माइनस, मतलब n आ जाएगा, y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, ठीक है। और ऐसे चलते चलते लास्ट में, है ना, बीच में कहीं ना कहीं NCR आएगा, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, NCN x की पावर 0, y की पावर n, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे माइनस रख लिया, माइनस, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, x की पावर n माइनस y की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे, है ना, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, है ना, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी भी, माइनस की आएगी, nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3, ठीक है, लाइक दिस। और अब हमारे दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आ रहा है, अभी हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट सपोज अगर आपने ऐड किया तो क्या होगा भाई, ऐड किया तो क्या होगा, ये टर्म्स कट जाएंगी, और ये वाली टर्म जो है ये सेम है, ये सेम है, ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सेम तो ये भी थी, बट माइनस का फर्क होने के कारण, भाई सेम तो ये भी थी बट माइनस का फर्क होने के कारण कट गई, ठीक है। तो ऐड वाले केस में क्या होगा, है ना, ये ओड वाली टर्म्स कट दी जाएंगी और ये ऐड होती जाएंगी, ठीक है ना। इनके आप देखो पैर में इवन नंबर्स हैं, इनके पैर में इवन नंबर्स है, तो जब आप इनको ऐड करोगे मेरे भाई, देखो ये ऐड किया हमने, ऐड में आपको इवन वाली टर्म्स मिल जाएंगी, इवन वाली टर्म्स मिल जाएंगी, बट 2 टाइम्स हो जाएंगी, सारी की सारी 2 टाइम्स हो जाएंगी। और सब्ट्रैक्शन वाले केस में ही आपको ओड टर्म्स मिल जाएंगी, ये ओड टर्म्स मिल जाएंगी, बट 2 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, 2 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये पीछे बताया, ये जब आप इनको क्या करोगे, अरे ऐड करोगे तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बट ये वाली जो है कैंसिल हो जाएंगी, है ना, जो ओड वाली है, ओड वाली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये ऐड होकर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो 2 टाइम्स ही लिखी जाएंगी ना जब आप इनको ऐड करोगे। भी हमने इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम एन सी नोट एक्स की पावर एन वाई की पावर 0, ठीक है। फिर 2 टाइम एन सी टू एक्स की पावर एन वाई का स्क्वायर, है ना। ये सारी इवन वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी, ओड वाली खत्म हो जाएंगी। लाइक दिस माइनस में क्या होगा, ओड वाली टर्म बचेगी। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार हम सारा बेसिक इकट्ठा कर रहे हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पुराने क्वेश्चंस की, जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यही बाइनोमियल का फॉर्मूला अगर हम किस पे लगाएं भी, 1 प्लस एक्स पर, तो ये वाला बनेगा, है ना, एन सी नोट, ठीक है। अगर हम 1 प्लस एक्स पर लगाएं तो क्या आ जाएगा, एन सी नोट 1 की पावर तो कुछ भी रख लो, है ना, 1 की पावर तो कुछ भी रख लो तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर मैंने x की पावर क्या आएगी, x की पावर 0 आएगी। नेक्स्ट 1 की पावर कुछ भी रख लो वो तो 1 ही रह जाएगा, x की पावर देखो 1 आएगी, ठीक है। ऐसे करते करते एन सी आर एक्स की पावर आर और लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको समेशन में लिखना चाहूँ तो, है ना, सभी में आप देखो, सभी में आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एन सी आर दिख रहा है, ठीक है। तो x की पावर r दिख रही है, बट ये जो r है, r कहाँ से शुरू है भाई, r कहाँ से शुरू है, 0 से, 0 फिर 1 आ गया, तो हम 0 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे भाई, n तक, ठीक है। तो ये समेशन की फॉर्म में लिख दिया हमने, समेशन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट, अगर यही फॉर्मूला हम 1 माइनस एक्स की पावर n पर लगाते तो ऑल्टरनेट टर्म्स आनी थी, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे टर्म्स आनी थी। तो इसको अगर समेशन में लिखना चाहते तो ऐसे लिखा जाना था, -1 की पावर r बीच में आ जाना था, है ना, ठीक, अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते तो, ठीक है। नेक्स्ट, इनका भी वही फंडा है, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में इवन टर्म्स आएंगी, माइनस में ओड टर्म्स, प्लस में इवन टर्म्स, माइनस में ओड टर्म। ये याद रखना, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है और आपके काम आने वाली है भाई, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है भाई ये, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हाँ जी। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। हाँ जी, ये 3 भाई हैं, ये 3 भाई आपको मिलकर दिलवाएंगे नंबर। हाँ जी, जर्नल टर्म तो भाई हकीम है भाई, है ना। जर्नल टर्म आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये एक तरह का हकीम है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटकेंगे, वो आपका दिमाग नहीं चलेगा भी कैसे करें, तो आप जर्नल टर्म पक्का यूज करना, आपके काम आएगी। उसके बाद मिडल टर्म पे क्वेश्चन आ जाता है, एक्सपेंशन देके बोलेंगे मिडल टर्म निकाल दो। उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, जिस टर्म में एक्स ही ना आए वो वाली टर्म निकाल दो। इन तीनों पर, अमर अकबर एंथनी पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। और तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जर्नल टर्म। तो भाई जर्नल टर्म क्या होती है, अगर तो भाई x प्लस वाई की पावर n दिया जाए, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एन सी नोट एक्स की पावर, है ना, x की पावर n माइनस 0 वाई की पावर 0, फिर हम लिखते हैं एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1। तो इस वाले केस में जर्नल टर्म क्या बनती है भाई, है ना, इसकी जर्नल टर्म क्या बनती है, ये है जर्नल टर्म। तो जर्नल टर्म को हम डिनोट करेंगे TR+1 से, NCR, ठीक है। ये याद रखना, कई देखो अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो TR = NCR-1, x की पावर n माइनस r माइनस 1, y की पावर r माइनस 1, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। अरे कन्फ्यूजन से आप हो जाओगे फ्यूज, आपका माइंड हो जाएगा फ्यूज। तो आपने फ्यूज नहीं होने देना, कंफ्यूज नहीं होने देना अपने आप को। आपने TR+1
वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसमें क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, ये ही हम यूज़ करेंगे, एक ही चीज़ को अपनाकर चलेंगे। ओके, और आपको पता है जैसे हम अगर मैं x प्लस 1 का स्केयर ओपन कर दूं तो क्या आएगा भाई, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। तो कितनी टर्म्स आई भाई, कितनी टर्म्स आई हैं 3, बट पावर कितनी थी, पावर थी 2। ऐसे ही हम क्या करें, अगर x प्लस 1 का क्यूब ओपन करें तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3x स्केयर प्लस 3x। तो कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पर, 1 2 3 4 टर्म, बट पावर कितनी थी 3। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर तो पावर n है तो कितनी टर्म्स आएंगी, n प्लस 1। कितनी टर्म्स आएंगी भी, n प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, जर्नल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो इसकी एक्सपेंशन में क्या होगा, एन सी नोट एक्स की पावर नोट, एन सी 1 एक्स की पावर 1, एन सी 2 एक्स स्केयर, ऐसे है ना। इसको समेशन में लिखा जाए तो एन सी आर एक्स की पावर आर, आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। तो आपने इसकी जर्नल टर्म ये तो याद ही रखना है, टी आर प्लस 1 लिखना है। इसकी जर्नल टर्म क्या आएगी, एन सी आर एक्स की पावर आर। ठीक है, और अगर आपको ये कहा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने को कह दिया जाए, एक्सपेंशन देके बोले भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकाल दो, तो आपने x1 y1 पुट कर देना है। अगर y नहीं है तो अकेले x को 1 पुट कर दो, अगर y नहीं है तो अकेले x को 1 पुट कर दो, तब आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। मतलब कोफिशिएंट क्या है, जैसे इसमें जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या आएगा भाई, है ना, एन सी नोट एक्स की पावर 0, एन सी 1 एक्स की पावर 1, एन सी 2 एक्स की पावर 2। तो ये है सारे कोफिशिएंट। ये क्या है भाई, ये जो है ये क्या है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स। ये क्या है भाई, ये कोफिशिएंट्स का हमें क्या चाहिए, ये कोफिशिएंट्स का हमें क्या चाहिए भाई, सम 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 चाहिए। तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n, इस तरफ क्या आ जाएगा, एन सी नोट प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2। तो इस तरह से आपको सारे कोफिशिएंट्स का सम मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड। तो ये एक बुकिश फॉर्मूला है, आपको बुक्स में देखने को मिलेगा भी। अगर rth टर्म फ्रॉम एंड कहा जाए, rth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो आपने क्या करना है, वो कहते हैं भी अगर आपको rth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए तो आप ये याद रखो, n में से r माइनस कर दो, n में से r माइनस कर दो, प्लस 2 कर दो। तो ये जो टर्म आएगी, है ना, ये बिगिनिंग जो rth टर्म पीछे से है वो n माइनस आर प्लस 2th टर्म बिगिनिंग से होगी। फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना, इसके ऊपर फॉर्मूला एन सी, है ना, वो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। फिर x की पावर n माइनस आर प्लस 1, फिर y की पावर n माइनस आर प्लस 1। अरे ऐसा नहीं करना, ठीक है, बड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा लेंथी हो जाएगा। और इसको याद रखना, कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं, कभी भूला कभी याद किया। ठीक है, कभी भूल जाता है बच्चा, कभी याद रह जाता है। तो ये बुकिश फॉर्मूला हमने याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, सिंपल लॉजिक लगाना है, हमने लगाना है लॉजिक, सिंपल लॉजिक। ठीक है, अक्सर वही बच्चे क्लियर कर जाते हैं पेपर जिनका लॉजिक अच्छा होता है, सिंपल वो लॉजिक लगा पाए। ठीक है, बेसिक क्लियर हो, लॉजिक लगाना आता हो। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, अगर आपको कहा जाए भी 5th टर्म निकाल दो एंड से, इसकी 5th टर्म एंड से क्या होगी, x प्लस वाई की पावर n की 5th टर्म एंड से क्या होगी, तो ये इट इज इक्वलेंट टू 5th टर्म बिगनिंग। किसकी बिगनिंग से, आपने उल्टा कर देना है, y प्लस एक्स की पावर n, y प्लस एक्स की पावर n की
फिफ्थ टर्म आपने निकाल देनी है, सिंपल सी बात है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको 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 अगर आपको ये कहा जाए, ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए भी फाइंड सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n, अगर ये कहा जाए, है ना, सेवंथ टर्म निकाल दो, तो आपने क्या करना है, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना n माइनस आर प्लस 2 वाला, ये याद नहीं रखना। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सेवंथ टर्म जो एंड की है आप बिगिनिंग वाली निकाल दो, बिगिनिंग की। बट बिगिनिंग की किसकी निकालनी है, इनको चेंज कर देना है y प्लस एक्स की पावर n की। तो वो कितनी आएगी, है ना, वो कितनी आएगी, t7 इज इक्वल टू कितना होता है, t7 इज इक्वल टू t6 प्लस 1, t6 प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, nc6 y की पावर n माइनस 6 x की पावर 6। तो ये आंसर आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपको एंड वाली टर्म चाहिए थी, किसकी एंड वाली टर्म चाहिए थी, x प्लस वाई की पावर n की, वो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, बुकिश फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है ये आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मिडल टर्म निकालने को बोल सकते हैं सपोज, है ना। वैसे तो ये भी फॉर्मूला याद नहीं करना आपने, ये भी बुकिश फॉर्मूला है, ये भी बुकिश फॉर्मूला है, वैसे लिख लो आप नोटबुक पर, बट आपने वहां पर लगाना है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है, सपोज x प्लस वाई की पावर कितनी आ गई, सपोज आ गई 6, क्या आ गई भाई, 6 आ गई, है ना, या 6 आ गई। तो हमें पता है इसमें कितनी टर्म्स होगी, 6 प्लस 1 टर्म्स होंगी, है ना। ये तो हमने पीछे किया था ना भी, अगर x प्लस वाई की पावर n है तो इसमें n प्लस 1 टर्म्स होंगी। तो 7 टर्म्स हैं भाई, x प्लस वाई की पावर 6 में कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स है। तो ऐसे आपने ऐसे सोचना है भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वो कह रहा है भी मिडल टर्म, तो 3 यहां से 3 यहां से, तो ये होगी मिडल टर्म। फिर कौन सी बन रही है, T4। मिडल टर्म कौन सी बन रही है, T4। तो आपने T4 पर जर्नल फॉर्मूला लगा देना है, T4 पर जर्नल फॉर्मूला लगा देना है, 6c3 x की पावर 3 y की पावर 3। मिडल टर्म पर आपने ये फॉर्मूला लगा देना है मेरे भाई। ठीक है, जब n क्या हुआ, इवन, वैसे इनका जो है, इनका फंडा है वो भी समझ लो, n इवन है तो वो पक्का 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अगर n इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके 1 ऐड कर दो। अगर इनके लॉजिक से चलते तो क्या आना था भाई, है ना, 6/2, क्योंकि n इवन है वो 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना। फिर उसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, ये T3 प्लस 1। और हमने भी सिंपल लॉजिक से यही निकाला था मेरे भाई। पेपर में ये फॉर्मूला भूल सकता है तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं, किसी की आंखों में आप भूल जाओ, है वहाँ पेपर में पता नहीं कितने ही अट्रैक्शन होती है ना, है ना, डिफरेंट जेंडर के लिए भी अट्रैक्शन होती है। लड़कों को लड़की के लिए अट्रैक्शन हो जाती है, लड़कियों को कई बार लड़कों के लिए अट्रैक्शन हो जाती है। बंदा भूल जाता है फॉर्मूला, बट आपके पास क्या होना चाहिए, लॉजिक। तो लॉजिक ये कहता है भी आपकी x प्लस वाई की पावर 6 है, इसमें 7 टर्म्स आएंगी, 7 टर्म्स आएंगी। तो ऐसे लिख लेना आप 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाली ये हो गया आपका। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया, सपोज एस, है ना, मतलब छोटे नंबर्स के लिए चल जाएगा। अगर x प्लस वाई की पावर 5 आ गया, सॉरी इवन की बात चल रही है ना, इवन की बात, जैसे 4 आ गया 4, तो आप सोच लेना इसमें 5 टर्म है, 5 टर्म, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर आएगी मिडल टर्म, और ये T3 बन रहा है, T3। ठीक है, क्या बन रहा है, T3। बट अगर क्या आ गया,
बड़ी वैल्यू आ गई, अगर n है ना लार्ज नंबर आ गया, 21 22 आ गया, 42 आ गया, ऐसे नंबर आ गए, तब आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, देखो इवन है ना, इवन तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर है, इवन की खासियत क्या है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, उसको 1 रुपया दे दो भाई, है 1 रुपया दे दो। जैसे बस अगर आप है ना, सपोज आपके कुछ बिल बन गया 501 रुपये, है ना, मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो, टिकट काउंटर पर 501 रुपये बन गए, वो कहता है 1 रुपया खुला दे दो जी। तो इसमें हमने 1 रुपया खुला दे देना है भाई, ठीक है, 1 रुपया खुला दे देना है। फिर इस पर आपने जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाना है। जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या है, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ठीक है, x की पावर, ये वाला जर्नल फॉर्मूला लगा देना। यही लगा हुआ है, देख लो, ये r हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये r आ गया, और ये, ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म होगी ना तो पावर ये सेम आ जाएंगी। ये याद रखना, मिडल टर्म में ये पावर्स क्या आ जाती है, सेम, है ना। देखो ओड वाले केस में क्या है, ओड वाले केस में अगर n ओड है तो वो, अगर n क्या है भाई ओड, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लो हमने क्या किया, यही किया, n-1/2 n+1/2। फिर इसको 1 रुपया खुला दे दो भी आप, ठीक है, 1 रुपया खुला भी दे दो इसको, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगा हुआ है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। इवन वाले केस में ये सेम आ जाता है, ये याद रखना, इवन वाले केस में पावर सेम आती है, इवन वाले केस में पावर जरूर सेम आती है, ये याद रखना आप, ठीक। ये फॉर्मूले आप लिख लो, मिडल टर्म, अमर अकबर एंथनी, याद रखना जी जरूर आपने। नेक्स्ट एंथनी भाई साहब शायद लेट आएंगे, उससे पहले ये देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमने अभी पीछे ही प्रूफ किया था भी, जैसे 1 + x की पावर n है तो क्या होता है, NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NCn x की पावर n। अगर मैंने x को क्या पुट कर दिया 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2n, इस तरफ NC0 + NC1 + NC2, लास्ट में NCn। ये आपने याद रखना है, टेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने 1 - x की पावर n लिया, ठीक है, क्या ले लिया अभी, 1 - x की पावर n, ठीक है, ये क्या होता है अभी, NC0 x की पावर माइनस, है ना, वो x की पावर 0, फिर -NC1 x + NC2 x² -NC3 x³, क्योंकि माइनस है ना, माइनस वाले में ऑल्टरनेट टर्म्स चलेंगे। तो अगर आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा भाई, 0, क्या आ जाएगा भाई 0। दूसरी तरफ क्या आएगा, राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, NC0 -NC1 + NC2 -NC3 लाइक दिस, ठीक है। तो ये 0 आने वाला है। और अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड, ठीक है, ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये कट जाएंगे भाई, ये ओड वाले कट जाएंगे, ठीक है, अगर ऐड कर दिया। और राइट हैंड साइड पर, है ना, ये 2 टाइम हो जाएंगे, ये 2 बार आ जाएंगे ना, ये जो है ये 2 बार आ जाएंगे, इवन वाले सारे, ये इवन वाले सारे क्या हो जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, सिंपल सी बात, जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो अगर तो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड वाले केस में क्या होगा भाई, 2 टाइम NC0 NC2 NC4 ये आ जाएंगे, इवन वाले आ जाएंगे सारे। और इस तरफ क्या आ जाएगा, 2n + 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे भाई, 2 से डिवाइड करोगे, ये क्या होगा, 2n/2, तो वो कटा के 2n - 1 आ जाएगा, ठीक है।
और ये आप सोच लो ओड वाले कैसे आएंगे, ओड वाले कैसे आएंगे, ये सोचो अभी दिमाग में, थोड़ा टाइम लगाकर दिमाग में सोचो ओड वाले कैसे आएंगे। ये तो ऐड करने से आगे ओड वाले कैसे आएंगे, सोचो भी सोचो, सोचो। आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, ओड वाले कैसे आएंगे भी है। तो भाई मैं आपको बताने जा रहा हूं भी ओड वाले कैसे आएंगे, सब्ट्रैक्ट करने से। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 2 टाइम्स NC1 NC3 ये हो जाएगा भी है ना, ओड वाले सारे आ जाएंगे इस तरफ, 2 रेस्ट पावर n -0 है ना, समझ रहे हो ना ये। चलो आपको बता ही देते थोड़ा सा। जब आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे भाई हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे है ना। तो ये वाले जो है सब्ट्रैक्ट करने पर ऐड हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि NC1 माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस NC1 ये क्या हो जाएंगे, ऐड होकर 2 टाइम NC1 हो जाएगा। तो इस तरफ क्या होगा, राइट हैंड साइड पर तो ये 2 रेज़ टू पावर n ही रहेगा। तो ओड वाले कोफिशिएंट्स जो हैं, ओड वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू भी 2 रेज़ टू पावर n/2 2 रेज़ टू पावर n-1 ही आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले भाई एग्जाम्पल नहीं सॉरी, फर्स्ट पेज पर एक फॉर्मूला छूट गया था, वो बताना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये फर्स्ट पेज है, हाँ जी भैया जी ये फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज पर हम ये वाला फॉर्मूला मैं आपको समझाना भूल गया, वो आप समझ लो। नंबर 4 पर है ना, ये 3 फॉर्मूले हमने समझे थे। नंबर 4 पर क्या है, सपोज जैसे आ गया 30C15, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ये इतना बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना, ये बहुत बड़ा है, इसको कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। बट कहीं अगर दोनों तरफ है ना, सपोज लेफ्ट हैंड साइड पर ये हुआ और राइट हैंड साइड पर कुछ 29C14 इंटू समथिंग कुछ हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम है ना, सपोज यहाँ पर कुछ x बच गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 29C14 इंटू क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी उठा लो नीचे वाले भी उठा लो, ठीक है। ये रूल क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आपके पास क्या है 30C15 इतना बड़ा है, तो आपने क्या करना है 30 ऊपर से 30 उठाया, बट यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा 29, नीचे से 15 उठाया, बट यहाँ पर क्या रह जाएगा 14। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और उस टाइम क्या होगा, अब ये कट के जाएगा है ना, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ये एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते आगे है ना, ये फॉर्मूला बताना रह गया था, इसको आप नोट कर लो और आपके बहुत काम आने वाला है आगे जाके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई थिंक हम कहाँ थे भाई, इसके बाद जनरल टर्म हमने बता दी थी, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड हो चुका है, मिडल टर्म भी हो चुकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कर चुके हैं हम, ओके। इसके बाद आ जाओ जी, इसके बाद क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम ये भी एक बाइनोमियल थ्योरम का ही हिस्सा है, ठीक है, बट इसका आपको पता होना चाहिए, मल्टीनोमियल थ्योरम का पता होना चाहिए। देखो जब आप क्या करते थे x प्लस वाई की पावर n, तो कितने नंबर थे भाई, कितने नंबर थे मेरे भाई, 2 नंबर थे, 2 प्लस में कितने नंबर थे, 2 नंबर थे। तब इसका नाम पड़ गया था बाइनोमियल थ्योरम। बाई का मतलब वो वाला बाई नहीं, गुड बाय वाला नहीं भाई, है टाटा बाय जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, तो वो वाला बाई नहीं। यहाँ का बाई का मतलब है 2, इसका मतलब है 2 के लिए हम ये थ्योरम निकालते थे, है ना। x प्लस वाई की पावर n का हम जो फॉर्मूला यूज करते थे वो 2 के लिए था। अब अगर आपने ज़्यादा, अगर इसमें जैसे x1 आ जाए, x2 आ जाए, xn आ जाए, इस है ना, कुछ xk लिख लो चलो,
तो इसकी पावर n आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, है ना, एक से ज़्यादा आ जाए, तो सॉरी 2 से ज़्यादा आ जाए, कितने, किससे ज़्यादा आ जाए, 2 से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। अब इस पे मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगी, मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगी। चलो मेन तो चलो मैं आपको पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा, हम एग्जाम्पल से ही थ्योरम की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल से रिजल्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल सपोज आ जाए भी आपने x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है 1 + x की पावर 10 में, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है 1 + x की पावर 10 में। तो ये 3 आगे नंबर, कितने आगे नंबर, 3 आगे, तो है ना, ये n हो गया, ये आपका n है। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने ऊपर क्या रख देना है, n फैक्टोरियल, जैसे हमने क्या रख दिया 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या रख देना है भाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब ये p q r क्या है भाई, है, अब ये p q r क्या है, ये है पावर्स, पावर्स है, कौन सी जादुई पावर्स नहीं भाई, है। देखो इसमें क्या है, p q r क्या है, मैं आपको बता दूं भी, जैसे आपने किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का, तो 1 की पावर अगर मैं क्या ले लूं, है ना, 1 की पावर अगर मैं क्या ले लूं 0, है ना, 1 की पावर क्या ले लूं 0, और x की पावर क्या ले लूं, ठीक है, सॉरी नहीं 1 की नहीं, आप क्या करो, है ना, 1 की पावर आप ले लो p, x की पावर आप क्या ले लो q, x² की पावर क्या ले लो आप r, 1 की पावर आप क्या ले लो p, x की पावर क्या ले लो q, x² की पावर क्या ले लो r। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है, मुझे बनाना है x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने q की पावर क्या ले ली 0, सॉरी q की वैल्यू क्या ले ली 0, तो फिर उस समय मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये करने पर x की पावर 4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हमने q क्या लिया, हमने q ले लिया, देखो फर्स्ट वाला देखो q क्या ले लिया हमने 0, r क्या ले लिया भैया जी 2, q क्या ले लिया 0, r क्या ले लिया 2, तब बन जाएगा ना x की पावर 4, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। फिर p की वैल्यू 8 क्यों ही ली, p की वैल्यू आपने क्यों 8 ली, अभी तक आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि हमने टोटल 10 रखना है, टोटल 10 रखना है। तो अगर q की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे भाई, 8 8 8, माई लक्की नंबर इज 8, तो आपको 8 लेनी पड़ेगी। अच्छा और क्या कर सकते हो, x की पावर 4 बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, तो देखो 1 की पावर तो जो भी रखना है रख दो। अच्छा अब x की पावर अगर मैं क्या रख दूं 4, तो x² की पावर कितनी रखनी पड़ेगी 0, अब भी क्या बन जाएगा x की पावर 4। तो मैंने q की वैल्यू क्या रख दी 4, r की वैल्यू क्या रख दी 0, r की वैल्यू क्या रख दी भैया जी 0। अब भी क्या बन रहा है, अब भी x की पावर 4 बन रहा है, बट p की वैल्यू अब क्या लेंगे, p की वैल्यू लेंगे हम 6, p की वैल्यू क्या लेंगे भैया जी 6, तभी तो टोटल क्या बनेगा, टोटल 10 ही चाहिए, पावर्स का टोटल 10 ही चाहिए। अच्छा नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 की पावर तो कुछ भी रख दो, है ना, 1 की पावर, और क्या पॉसिबिलिटी, आप यहाँ पर क्या रख दो स्केयर, है ना, पावर क्या रख दो 2, फिर यहाँ पर x² की पावर कितनी लेनी पड़ेगी भैया जी 1, तब जाकर क्या बनेगा x की पावर 4। ठीक है, एक ये भी रास्ता है, भी x की पावर 4 बनाने का एक ये भी रास्ता है। तो हमने q की वैल्यू कितनी ली, q की वैल्यू कितनी ली 2, r की वैल्यू कितनी ली, r की वैल्यू कितनी ली भैया जी 1, बट फिर ये टोटल करोगे कितना आ रहा है, टोटल करने पर ये 3 आ रहा है, बट टोटल क्या बनाना है भैया जी, टोटल तो 10 ही बनाना है। तो p की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, p की वैल्यू लेनी पड़ेगी भैया जी आपको 7, ठीक है जी, आपको क्या लेनी पड़ेगी वैल्यू 7। ओके, तो
इस तरह से आपको मिलेगा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट किसका, ये मैंने बता दिया था कोफिशिएंट कैसे निकालना है ना, ये हमने बता दिया था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ये होता है 10 का फैक्टोरियल नीचे p फैक्टोरियल नीचे q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, बट क्योंकि केस बन रहे हैं ना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो इनका अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से देखो पहले वाले में, देखो पहले वाले में हमने देखो क्या रखा हुआ है, ये देखो p की वैल्यू है, p की वैल्यू, और ये वाली किसकी वैल्यू है 0 फैक्टोरियल किसकी है ना, ये q की वैल्यू होगी, ये 2 फैक्टोरियल तो ये r की वैल्यू होगी। ठीक है, ऊपर क्या रखना है, ऊपर हमने 10 का फैक्टोरियल फिक्स, ये फिक्स है भैया जी, ये फिक्स, इसको हमने फेविकॉल से लगा दिया है, ये हिलेगा नहीं, अब फेविक्विक से लगा दिया है, फिक्स्ड है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 45, ये आप सॉल्व करने ला इजी है ना। 10 का फैक्टोरियल, चलो मैं करके ही बता देता हूँ, एक चीज एक करके बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। देखो जैसे इतना मुश्किल नहीं है फैक्टोरियल, तो कर ही लेते वैसे बच्चे सॉल्व, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 10 फैक्टोरियल नीचे 8 का फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 10 9 8 का फैक्टोरियल, यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, रुक सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने 10 का फैक्टोरियल खोला तो आप चलते गए चलते गए चलते गए, आपका दिल कर पड़ा भी अब थक गए हैं भैया जी, 7 पे जाकर थक गए हैं, आराम कर लें। तो जब आपने आराम करना है तो है कुंडी लगा लेनी भी घर के, है ना, तो ये कुंडी लगा लेनी आपने 7 फैक्टोरियल, चोर ना आ जाए ना। ठीक है, तो इसके बाद देखो जी ये 8 फैक्टोरियल लिख लिया, अब 8 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी कैंसिल कैंसिल, और नीचे देखो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये आ जाएगा 45, ये आ गया 45, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट, अब ये 6 फैक्टोरियल कहाँ से लिखा है हमने, ठीक है, ये हमने सेकंड वाले केस से लिखा है, ये p फैक्टोरियल है, ये q फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, ये हमने सेकंड वाले केस से लिखा है। देखो ये सेकंड वाले केस में ये p की वैल्यू 6, ये q की वैल्यू 4 और ये r की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड वाला, अब इनको सॉल्व करके ये 210, ये 360, ये अलग अलग केस बने थे, केस में, तो इनका टोटल करना है आपने। जब भी केस बनते हैं हम टोटल करते हैं, 615 आंसर आ गया। ठीक है, ये 615 आंसर आ गया जी। ओके, इस तरह से आपने मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज करना है, ये आपको एक बारी में समझ नहीं आने वाली। आप कॉपी पर नोट करो इसको, किसी यार दोस्त को, किसी अपनी क्लास की खूबसूरत सी अपनी दोस्त को समझा दो, तब जाकर आपके ये पल्ले पड़ेगा। ठीक है, उसको समझाते समझाते आपको ही भूल जाएगा वैसे। चलो आगे चलते हैं, ये स्टेटमेंट है भाई मल्टीनोमियल थ्योरम की, भाई ये स्टेटमेंट है, ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल पहले समझनी पड़ेगी मल्टीनोमियल की, मल्टीनोमियल की एग्जाम्पल पहले समझो, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट पर आना, इसका रिजल्ट बाद में आप लिखना। ठीक है, ओके जी। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम के कुछ रिजल्ट है, तीसरे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, जैसे इसमें तो फिक्स था ना x प्लस वाई की पावर n, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी भैया जी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, तो सीधा सा रूल था, अगर पावर n है तो n प्लस 1 होगी, अगर पावर 7 है, अगर पावर 7 तो कितनी टर्म्स होंगी, 8 टर्म्स होंगी। बट अगर मल्टीनोमियल का केस आ गया, जैसे है ना x1 प्लस x2 मल्टीनोमियल का केस आ गया, तो मल्टीनोमियल के केस में, ठीक है, मल्टीनोमियल के केस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आप ये याद रखना, n प्लस k, ठीक है, इन दोनों का सम n प्लस k, उसमें से एक माइनस कम्बिनेशन, बेस में क्या रखना आपने, बेस में पावर रख देनी, पावर कितनी है भाई n, बेस में क्या रखना है। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, इसकी पावर या इसकी पावर 2 रख लो, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर
कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी भाई इसमें, ये एक बड़ा पुराना फॉर्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ये फॉर्मूला कहता है n प्लस के, इन दोनों का सम कर दो, ये 2 है ये 3 है, k की वैल्यू 3 होगी, तो ये n है, ठीक है। तो n प्लस के माइनस 1, नीचे पावर रख दो, पावर तो 2 है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2, नीचे कितनी आ जाएगी, पावर कितनी है 2, है ना। ये कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 4, 4c2, 4c2 कितना होता है भाई, है ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कहता है भी इसके 6 टर्म्स होंगे। अगर हम इसका ओपन भी करके देख ले तो सही में 6 ही टर्म्स आएंगे, 6 ही टर्म्स आएंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 टर्म्स तो यही हो गए, फिर 2ab 2bc 2ca, ये 6 टर्म, 3 टर्म्स ये वाली हो गई, टोटल 6 टर्म्स है, बिल्कुल सही है। फिर वो कहता है भी अगर आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे xi को 1 पुट करना पड़ेगा। वो हम कर चुके हैं, हम कितनी बार कर चुके हैं, पीछे भी बाइनोमियल में भी 1 पुट कर दो तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। और वो कितना आएगा, वो आएगा k की पावर n, k की पावर, जैसे आप, जैसे कि ये वाला केस है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाला केस है ना, तो इसकी पावर 2। तो इसमें क्या है, इस साइड जो भी हो, अगर आपको कहा जाए सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो आपने क्या करना है, x1 भी 1 पुट कर देना है, x2 भी 1 पुट कर देना है, x3 भी 1 पुट कर देना है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा 1 1 1, है ना, 3 का स्क्वायर, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आएगा 9, ठीक है। ये देखो जी, अमर अकबर तो कर लिया था हमने, जनरल टर्म, फिर मिडल टर्म ये भी कर ली थी। अब अमर हो गया है, अकबर भी हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू, है ना, एंथनी का काम आ गया, एंथनी का काम, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, ये एंथनी भाई साहब आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए जी, अनहोनी को होनी कर दे, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं भी इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इसमें कोई फार्मूला आपने याद नहीं करना, कोई भी फार्मूला याद नहीं करना, आपने लगाना है जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपको जनरल टर्म चाहिए तो आपको x क्या पुट करना है ना, ये इसकी जो पावर r है ना, पावर ऑफ x है ना, r क्या पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है, r क्या पुट करना पड़ेगा 0। वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये करना पड़ेगा आपको। बाकी ज़्यादा क्लियर ये कब होगा आपको, जब आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओके, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते, फर्स्ट क्वेश्चन मास्टर कैडर 2016 का क्वेश्चन है जी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 10। अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या करना है, हमने जनरल टर्म लिखनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म निकालने के लिए, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमने जनरल टर्म लिखनी है, फिर x की पावर को हमने 0 पुट करना है, x की पावर को हमने 0 पुट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जी, आपको क्या दे रखा है, हमने इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, ओके, जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, 10 x की पावर r माइनस 1 बाई एक्स की पावर, है ना, यहाँ पे लिख लेते भी 10 x की पावर r माइनस 1 बाई एक्स की पावर 10 माइनस r। तो इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या है, -1 की पावर 10 माइनस r, इसको अलग कर लो, x की पावर r और ये 1 बाय x की पावर, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 10 माइनस r आता है, ओके, यहाँ पर r आता है, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर r कर लो, x की पावर 10 माइनस r, यहाँ पर 1 बाय एक्स की पावर r।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा भाई 10 CR - 1 की पावर आज x की पावर 10 - 2r, भाई x की पावर 10 - 2r। अब रूल क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए आपने क्या करना है, पुट पावर ऑफ x इक्वल टू 0, ये जी 0। यही है वो ऐतिहासिक मोड़ जो आपको आपके आंसर की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी, तो देखते फिर इसके बाद x की पावर कितनी है, 10 - 2r इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है भाई r की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5। r की वैल्यू कितनी आने वाली, 5। बट आप फिफ्थ टर्म ना लगा देना, वो गलत हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 11th है। तो ये देखो इन्होंने ये चखमा देने के लिए, आपको चखमा देने के लिए फिफ्थ टर्म लिख दिया है। एक्चुअली में टर्म तो ये है, ये है। तो r की वैल्यू अगर 5 आई है तो TR+1 क्या बन जाएगा, T6, है ना, है ना। तो ये कौन सी टर्म बन रही है, सिक्स्थ टर्म। ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अरे भैया जी चखमा ना खा जाना, सिक्स्थ टर्म है आंसर। ठीक है जी, तो एक बार आंसर देख ही लेता है। आंसर कंप्यूटर महाशय आंसर दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन ही है आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अरे भैया जी मास्टर कैडेट 2016 का सम ऑफ कोफिशिएंट, सिर्फ सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ लिया है, तो ये ना करना आप सारा इसको खोलने बैठ जाओ। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकलता है, सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकलता है। अरे भैया जी सीधा से लॉजिक है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब 1 - x की पावर 10, इसको एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड नहीं करना, सीधा x की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या आ जाएगा, 0, है ना, 0। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ गया आपका, 0। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, चीख चीख कर मेरा तो गला ही बैठ गया था। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है भैया जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया जी, 0। तुक्के लगाने वाले, ये तुक्का है ना, ये तुक्का लगाने, ये तुक्का लगाने वाले देखते हैं सुंदर कौन सा दिख रहा है, लॉजिक नहीं लगाना, सुंदर कौन सा दिख रहा है। ये देखो ये लाइफ वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी भी, ये सुंदर सा लग रहा है आंसर, इसको तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है जी, बिल्कुल ए ही है आंसर। आगे चलते हैं। इफ एन इज द पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a रेज टू पावर n। मास्टर कैडर 3582 का 352 है ना, मास्टर कैडर 3582 का ये क्वेश्चन है, और ये सीधा सीधा उन्होंने रिजल्ट पूछा है कितनी टर्म्स होती हैं। तो पता ही है सबको, अगर पावर है ना, सबको पता है, अगर x+1 का होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो x² + 2x + 1 कितनी टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है भैया जी, 3। तो x + a की पावर n है, तो कितनी टर्म्स होंगी भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी भैया जी, n+1। ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको, रिजल्ट बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या आने वाला है भैया जी, सीधा सीधा n+1। एक बार कंप्यूटर महाशय आंसर दिखाया जाए। जी बिल्कुल बी आंसर ही है करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट, फिर सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया, ये भी मास्टर कैडर का प्रीवियस ईयर मास्टर कैडर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो किसी ना किसी मास्टर कैडर में आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आपको पता है सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालना है। आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, a + b की पावर होल पावर n आएगा। तो a ऑप्शन मिलता जुलता आपको लगेगा, बट ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है भैया जी, n, a + b की पावर n। ठीक है जी, तो फिर भी एक बार कंप्यूटर महाशय आंसर दिखाया जाए। जी बिल्कुल बी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं। ठीक है, ये भी मास्टर कैडर का ही है, पुराना क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये किस साल आया था, बट ये आ चुका है भाई। तो कांस्टेंट टर्म पूछी जा रही है इसमें, तो इसमें क्या करना है आपने, जब भी कांस्टेंट टर्म पूछी जाए, इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाए,
तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना फॉर्मूले का, आपने लॉजिक लगाना है, आपने जनरल टर्म निकालनी है फटाफट पेपर में टाइम बिना वेस्ट किए। x की पावर कितनी आ जाएगी भाई 10 माइनस आर माइनस 1/x की पावर कितनी आ जाएगी भाई r। ओके, तो 10 सी आर एक्स माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी भैया जी 10 माइनस 2r। फिर आपने इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए है ना, फॉर कांस्टेंट टर्म, भाई सीधी सी बात है, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए आपने पुट कर देना है पावर ऑफ x इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 2r क्या हो जाएगा भैया जी 0, यहाँ से r क्या आ जाएगा 5, r क्या आ जाएगा 5। तो है ना, तो कौन सी टर्म बन रही है, एक तो 6th टर्म बन रही है, इस तरफ क्या आ जाएगा 10c5 माइनस 1 की पावर 5। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा है ना। तो एक तो भाई माइनस 1 की पावर 5, माइनस 1 की पावर ओड क्या होता है भाई माइनस 1, माइनस 1 की पावर इवन नंबर क्या होता है भाई +1। एक तो भाई बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गई। बाकी आपको 10c5 को सॉल्व करना पड़ेगा। 10 9 8 7 6 नीचे भाई 5 4 3 2 1। ठीक है, ये देख लो जी, ये 5 और 2 10 कट गया, ये 4 है ना, 4 और 2 और ये 3, तो ये 3 दूनी 6 सत्तू है ना, 7 6 42 42 और 6 करोगे आप कितना आ जाएगा भाई 252। तो ये कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई 200 नेगेटिव का 252। तो देखो आपको चखमा देने के लिए उन्होंने प्लस का 252 भी लिखा है, बट इसका आंसर क्या है भैया जी माइनस का 252। तो चेक कर लेते हैं एक बार जी, कंप्यूटर महाशय दिखा दीजिए आंसर है, खोल दीजिए पोल जी। बिल्कुल ए ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ जी। देखो ये भी पंजाब PYQ पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मास्टर कैडर का। 3x + 2 raised to power 4 वो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। तो देखो आपने फॉर्मूला याद रखना, देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दी बेस्ट है, बट आप लॉजिक लगाओ, जितना पेपर में लॉजिक लगाओगे बढ़िया रहेगा। वो पूछ रहा है मिडल टर्म, मैं क्यों फॉर्मूला याद रखूँ। ये देखो पावर क्या है, पावर है 4 है ना। तो भाई देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, पहले तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1, तो कितनी टर्म्स होगी भाई 5। तो इतना तो माइंड में सोच लो 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म्स होगी। तो यहां पर आएगी मिडल टर्म दैट इज T3। तो T3 क्या होगी आपकी मिडल टर्म, इसको आप लिख लो 2 + 1, तो है ना ये r हो गया। तो ये क्या आ जाएगा भाई 4c2 3x की पावर है ना, 3x की पावर कितनी हो जाएगी भाई 4 - 2 और 2 raised to power 2। तो ये कितना आ जाएगा 4c2 कितना होता है भाई। ठीक है, ये देखो कोफिशिएंट पूछा हुआ है, कोफिशिएंट, तो x को तो छोड़ ही दो, यहाँ पे 3 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर x स्क्वायर को, इसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है, ये कोफिशिएंट पूछा, इतना बस पूछा उन्होंने। तो ये कितना बन रहा है 3 दूनी 6 3 3 9 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास है ना, ये 36 और 36 को 4 से गुना करोगे आप कितना आ जाएगा है 144, कहीं गड़बड़ होगी 4 आ जाएगा है ना, ये 3 raised to power 2 9 और ये 4 3 12 3 दूनी 6 3 3 9 2 दूनी 4, 36 को सॉरी 6 से करना था, सॉरी ठीक है। अच्छा ये 36 बन जाएगा और 6 से, ये तो 6 का क्यूब ही हो गया ना 216, 6 का क्यूब हो गया 216 आ जाएगा भाई, सीधा आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल सी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ओके आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। ये मास्टर कैडर 2022 में आ चुका है, 101 की पावर 4। वो कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करो। मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करूँगा। अरे सीधा दिख रहा है 101 की पावर 4 करनी है, मतलब इसको 4 बार गुना करना है, 4 बार गुना करना। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया जी, यूनिट
इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 101 की पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इकलौती ऑप्शन है ए ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट 1 है। बाइनोमियल थ्योरम ना लगा देना भैया जी, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाने चले तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वारे न्यारे नहीं करानी, चालान नहीं कटवाना, सी नहीं कटवाना। तो भी इसका तो देखते ही आंसर लगा देना है फटाक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, आगे चलते भी। ओके, ये तो देखो सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं मास्टर कैडर में। इस टॉपिक में से सिर्फ 2022 में कुछ हट के आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी हम तैयारी करवाएंगे। भी ये हट के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, तो ये भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, उस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है भी, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर्स ऑफ एक्स, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर्स ऑफ एक्स। तो आपको एक फॉर्मूला करवाया था, है ना, तो वो फॉर्मूला क्या था भी, ओड वाले केस में क्या करना है माइनस, इवन वाले केस में क्या करना है प्लस। ओड वाले केस में क्या करना है माइनस, इवन वाले केस में क्या करना है प्लस। ठीक है, तो उस वाले केस में आपको ये बताया था भाई ये होता है ना भी, ओड वाले जो होते हैं NC1, NC3, NC5, इनका सम क्या होता है भाई 2n-1। इवन वालों का भी यही होता है सम दोनों का सेम होता है। तो दोनों का सम क्या होता है भैया जी, सेम। तो इस बार अगर उन्होंने ओड पावर पूछी है तो अगली बार इवन पावर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है भैया जी, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है भैया जी 50। ठीक है, ये मैं आपको पीछे काफ़ी बार बेसिक में बता चुका हूँ, ओड में नेगेटिव, इवन में पॉजिटिव, ये मैंने वहाँ पे बताया था। और ये आपको 2 फार्मूले भी मैंने तैयार कराए थे, हैं रेडीमेड नहीं, बाज़ार से नहीं लेके आया था भाई, मैंने खुद तैयार करवाए थे आपको। और यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 50 लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 2⁴ सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। बट तुक्का लगाने वाले उनको तो ये भी सही लगेगा, है ना, इसके तुक्का लगा देते, तुक्का लगाए भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने आए होंगे पेपर में, है तो तुक्का नहीं लगाना भी आपने, लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाओ। फॉर्मूला अगर आपको थोड़े ही है फॉर्मूले, इसके कोई ज़्यादा नहीं है, आप फॉर्मूले भी आप याद कर लोगे, कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार उनको समझ लो बना कैसे है, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉपी पर नोट करो, बढ़िया से नोट्स करो, सुबह उठकर रिवाइज करो, मेहनत करो, मेहनत से पीछे ना हटना, टाइम निकालो। ठीक है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे और किसी ने नहीं निकालना आपके लिए टाइम, आपने ही खुद अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका आंसर देख लेते हैं जी, आंसर हाजिर हो भी, बिल्कुल बी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते, ये आया भाई मास्टर कैडर, ये आया है मास्टर कैडर 2022 का क्वेश्चन है भाई, और बच्चे तो हिल गए थे, है ना, इसमें ये क्या आ गया। तो मैंने आपको बहुत बार कहा है भाई जनरल टर्म आपके लिए क्या काम करेगी, है हकीम का काम, ये हकीम भैया है भैया जी। ठीक है, ये क्या है भाई, हकीम भाई साहब। तो हमें नहीं पता भी, उन्होंने कहा भी नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स कितनी है। इंटेग्रल का मतलब समझते हो, पावर इंटेग्रल, है ना, पावर इंटेग्रल में इंटीजर आए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 3⁻1/2 प्लस 2⁻1/2 की पावर 500 दे रखी है। तो देख लो भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, आप निकालोगे जनरल टर्म, यही है हकीम भैया जो आपको, हाँ, ये नज़ला खांसी जुकाम से बचा सकते हैं भाई। तो TR+1 इज इक्वल टू 500 CR 3⁻1/2 की पावर 500 माइनस R 2⁻1/2 की पावर R। तो ये बन जाएगा ये जी 500 CR 3 है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई
500 से 1/2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 500 का आधा करना है, हाफ करना है, तो कितना हो जाएगा 250, माइनस r का आधा करोगे r/2, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर r/2। ठीक है, तो अगर हमें इंटेग्रल फॉर इंटेग्रल टर्म्स अगर हमें इंटेग्रल टर्म्स चाहिए इसमें, तो ये जो है ना, ये इंटीजर कब होगा, है ना, ये कब इंटीजर होगा, 250 माइनस r/2 इज इंटीजर व्हेन ये जो r है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, व्हेन r जो है ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। देखो अगर 4 जो है 4 2 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो ये इंटीजर आंसर आता है। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है तो इंटीजर आंसर आता है। 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो इंटीजर आंसर नहीं आता। हमें क्या चाहिए, हमें इंटीजर आंसर चाहिए, हमें नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स बतानी है। तो ये कब, ये कब होगा इंटीजर, ये कब इंटीजर होगा, जब ये जो r है, ये जो r है डिविजिबल बाय 2 होगा। तो r कब डिविजिबल बाय 2 होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जब r की वैल्यू 2 होगी, 4 होगी, है ना, ओके 6 होगी, ये टाइप होगी, है ना। लास्ट में क्या मैक्सिमम क्या फिल कर सकते हो, 500। फिर इस दूसरी पावर को पकड़ लो, फिर दूसरी पावर को पकड़ लो r/2। r/2 कब इंटीजर होगा, r/2 कब इंटीजर होगा, जब, फिर इस पे भी वही कंडीशन लग गई, r क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से भी r की वही वैल्यूज आ रही है, r 0 2 4 6, मैक्सिमम क्या हो सकता है अभी 500। फिर आपने इन दोनों का कॉमन देखना है, कॉमन, ठीक है, दोनों का क्या देखना है भाई, कॉमन, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों का कॉमन देखना है। अब दोनों में सेम आ गए, है ना, सेम टू सेम आ गए, सेम टू सेम आ गई ना r की वैल्यूज, तो कॉमन भी यही आएगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या देखना है, ठीक है, आपने क्या देखना है, ये कितनी वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 0 2 4 6, ये कितनी टर्म्स है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कितनी टर्म्स होगी, देखो 0 2 4 6, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 500 तक, ठीक है। तो अगर तो मैं जैसे इनमें से सपोज 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, 0 1, ओके, क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, लास्ट तक कहाँ जाएगा, 250 तक। तो अगर तो भाई 1 से शुरू करते, अगर तो 1 से शुरू करते तो कितना हो जाता भाई 250, बट शुरू कहाँ से किया है, 0 से। तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी मेरे भाई, 251। अगर ये मेथड नहीं समझ आया, अगर ये लॉजिक नहीं समझ आया, तो आप AP लगा सकते हो, AP का फॉर्मूला लगा सकते हो भी। AP का फॉर्मूला क्या लगेगा भी, है ना, AP क्या कहता है, AP कहता है, AP क्या कहता है, AP कहता है भी फर्स्ट टर्म क्या है भाई 0, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, लास्ट टर्म कितनी है भाई 500। तो क्या फॉर्मूला है भाई, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो L क्या है भाई 500, A कितना है भाई 0, N का पता नहीं, D कितना है, कॉमन डिफरेंस 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई 250 इज इक्वल टू N माइनस 1, यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई भाई 251, N की वैल्यू कितनी आ गई 251। तो C ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका भैया जी, C ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। टर्म कंटेनिंग x क्यूब इन द एक्सपेंशन, है ना, वो कौन सी टर्म है जो यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा, क्या करे, तो हकीम बाबा को बुला लो, हकीम बाबा को बुला लो, ठीक है, हकीम बाबा को बुला लो भी, है ना। तो हकीम कौन है, हकीम मतलब जनरल टर्म, हाँ जी भैया जी, जनरल टर्म को बुलावा दे दो, TR+1,
है ना, तो वो क्या होगी भाई 7CR x की पावर 7 माइनस आर माइनस 2y की पावर r। तो हमें चाहिए x क्यूब का कोफिशिएंट, x क्यूब। तो यहाँ पर पुट क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देख लो आप r की वैल्यू कितनी आ रही है ना, r की वैल्यू कितनी आ रही है 4, r की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो वो पूछ रहा है टर्म कौन सी टर्म होगी, तो फोर्थ ना लगा देना भैया जी, गलत हो जाएगा, गलत। ये आपको चकमा देने के लिए डाले गए हैं क्वेश्चन। तो कौन सी टर्म आएगी भाई, TR प्लस 1, r की वैल्यू 4 फिल करोगे तो भाई T5 मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म वो वाली टर्म है जो x क्यूब को कंटेन करने वाली है। तो फिफ्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार जी, बिल्कुल डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म पूछी गई है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ये दोबारा शायद है, आ गया है क्वेश्चन, है ना। तो ये हम कर चुके हैं शायद क्वेश्चन, ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, ये रिपीट भी हुआ है मास्टर कैडर में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फिर भी देख लो आप एक बार फिर। कांस्टेंट टर्म का आएगा तो आपने जनरल टर्म निकालनी है, 10CR x की पावर 10 माइनस आर माइनस 1 बाई एक्स की पावर r। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10CR x की पावर 10 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r। तो अगर कांस्टेंट टर्म निकालनी है फॉर कांस्टेंट टर्म, पुट क्या करना पड़ेगा भाई, 10 माइनस 2r को आपको 0 पुट करना पड़ेगा, x की पावर को 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से r क्या आ जाएगा 5, 5 नहीं है आंसर। आंसर क्या है मेरे भाई, आंसर है सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल बी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। हाँ जी, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनती है वो भी देख लो आप। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल ये बताना रह गया था, ये आप नोट कर लो। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनती है, 1 फिर उसके बाद 1 1 फिर इनका सम करोगे 2, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 फिर 3 फिर 1 1 फिर इनका सम करोगे 4 6 4 1 और 1। ठीक है, ऐसे पास्कल ट्रायंगल बनती है। पास्कल ट्रायंगल आपको एक दो बार बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको जितना भी बताता जाऊंगा, मैं आपको 10 बार बताऊं, मैं आपको 100 बार बताऊं, आपको नहीं समझ आएगा। आप इसको देखोगे, अपने हाथों से बना के देखोगे, फिर आपको समझ आएगा ये होता क्या है। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पास्कल ट्रायंगल पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। दोबारा देख लो कैसे बनी वीडियो। यहाँ पर देखो 1 1 के बाद यहाँ पे 1 1, फिर इनका सम करोगे 2, फिर ऐसे 1 साइड्स पर, फिर 1 और 2 का सम क्या होगा 3, 2 और 1 का सम क्या होगा 3, फिर ये लास्ट में 1, फिर 4 6 4 और ये 1। इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा पास्कल ट्रायंगल पर, इसका क्या बेनिफिट है वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लो क्वेश्चन क्या है। अब ये देख लो, ये पास्कल ट्रायंगल है, ये कहता है अभी ईच रो, है ना, ये फर्स्ट रो होगी। ठीक है, चलो इसको बोल लो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ओके, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो ये पूछा जा रहा है पास्कल ट्रायंगल। अरे पास्ता ट्रायंगल नहीं मेरे भाई, पास्ता ट्रायंगल नहीं भाई, पास्कल ट्रायंगल है। पास्कल ट्रायंगल में हर रो किसके द्वारा बाउंडेड होगी, किसके द्वारा घिरी होगी। तो ये साफ साफ दिख रहा है, हर रो में ये 1 से घिरी हुई है, 1 से बाउंडेड है ना। ये देखो 1 से शुरू, ये 1 पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो 1 से शुरू 1 पे खत्म। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपने क्या लगा देना 1। ये भी मास्टर कैडर के पुराने पेपर्स में आ चुका है भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बिल्कुल ए ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ओके, ये क्या पूछा जा रहा है इसमें, इफ कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20। ठीक है जी,
हाँ जी, क्या कहा गया भाई, इफ कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू पावर 20, है ना। तो देखो आप जब TR निकालने जाओगे, ठीक है, वो कह रहा R की वैल्यू क्या होगी, अगर आप TR निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा 20CR-1, ओके 20CR-1 और x की पावर R-1, फिर R + 2th टर्म, तो इसमें क्या होगा 20CR+1 x की पावर R+1। वो कह रहा है भाई ये दोनों इक्वल हैं, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, कोफिशिएंट्स आर इक्वल, तो 20CR-1 किसके इक्वल आ गया 20CR+1 के। तो वो कहता भाई ये दोनों इक्वल है ना, ये भी आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। तो ये कब इक्वल होते हैं, ये कब इक्वल होते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं भी NCX = NCY। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, x और y इक्वल होंगे। तो अगर मैं R-1 = R+1 लिखूं, है ना, पहली पॉसिबिलिटी पे जाऊं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे, तो R ही कट जाएगा, R कट गया, -1 = 1, नॉट पॉसिबल। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, n के। तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है, ये आंसर देगी आपको भी R-1 + R+1 किसके इक्वल लिखना है मेरे भाई 20 के। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो देख लो आप, 2R = 20। तो भैया जी R की वैल्यू कितनी आएगी 10 10 10 10 का दम, 10 का दम दिखाना पड़ेगा भाई, पेपर में नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है तो भाई 10 का दम दिखाना पड़ेगा। हाँ जी चेक करो, बिल्कुल A ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये गलती से है ना, यहाँ पर एक्चुअली में 14th क्वेश्चन रिपीटेड था तो मैंने वो निकाल दिया है। तो 15th क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा, ये भी मास्टर कैडर के पुराने पेपर्स में आ चुका है। क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपेंशन, 1/x का इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था भाई, आपने ये सोचना है भी, सबसे पहले आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + x, 1 + x आ गया, ठीक है। फिर ये देखो ये क्या आ गया 1/x की पावर n अलग हो जाएगा, ऊपर 1 + x की पावर अलग, ठीक है। फिर क्या करो आप 1 + x की पावर, बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2n आ जाएगा, फिर 2n आ जाएगा। तो 1/x की पावर n अलग कर लो इसको, और 1 + x की पावर 2n, 1 + x की पावर 2n। तो हमें ये पूछा गया है भी 1/x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें ये देखो, हाँ जी 1/x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, ओके सॉरी 1/x का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, ये पूछा गया। तो इसमें ये देखो, इसमें भाई जर्नल टर्म क्या आएगी, इसमें जर्नल टर्म क्या आएगी भाई, जर्नल टर्म आएगी भाई इसमें 2nCn x की पावर n, ये आएगी जर्नल टर्म इसमें, x की पावर 2nCr x की पावर r, ये इसमें जर्नल टर्म आएगी। हाँ जी भैया जी ये इसकी जनरल टर्म आएगी। ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई जनरल टर्म का, जनरल टर्म का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। 1 + x की पावर 2n की इसकी जनरल टर्म ये आएगी 2nCr x की पावर r, ओके। तो 2nCr, और ये बाहर तो ये तो फिक्स है ना, ये तो फेविकोल से फिक्स किया गया है, ये तो भैया जी बाहर फिक्स कर दिया गया है फेविकोल से, फेविकोल से। तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर कितना बन जाएगा r-n, x की पावर कितना बन जाएगा r-n। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, या उल्टा लिख लो, उल्टा लिख लो आप, यहाँ पर क्या लिख लो 1/x की पावर n - r ऐसा लिख लो।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/x का कोफिशिएंट, हमें चाहिए 1/x का कोफिशिएंट। तो टू गेट कोफिशिएंट ऑफ 1/x, अगर आपको 1/x का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या पुट करना पड़ेगा, n माइनस आर इक्वल टू 1। आपको n माइनस आर को क्या पुट करना पड़ेगा, 1। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है भाई r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1। ओके, तो कोफिशिएंट क्या है इसमें, कोफिशिएंट क्या है भाई, कोफिशिएंट होता है जो x की पावर के साथ वाली चीज है ना, ये है कोफिशिएंट। अरे भैया जी ये था कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या आएगा भैया जी, इसका कोफिशिएंट आएगा 2NCr। r की वैल्यू क्या निकल कर आई, r की वैल्यू निकल कर आ गई n माइनस 1, है ना। ऐसे है कोई ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चेक कर लेते एक बार जी, बिल्कुल डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो और देखो और भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं है भाई इतने ही क्वेश्चन करवाने हैं इस चैप्टर के। तो ये आपको क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस वाले अब है ना, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में और क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। और उसके बाद आप टेस्ट वाले फोल्डर में आप टेस्ट दो, देन आपको जाके क्लैरिटी होगी। ठीक है। अच्छा ये 16th क्वेश्चन और भी है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं एक्सपेंशन में कितनी होगी। तो ये आपको बता चुका हूँ। प्लस वाले में कौन से कोफिशिएंट आते हैं भाई, इवन वाले कोफिशिएंट आते हैं। माइनस वाले में कौन से कोफिशिएंट आते हैं, ओड वाले। प्लस वाले में कौन से कोफिशिएंट आते हैं भाई, इवन वाले। और माइनस वाले में कौन से आते हैं, ओड वाले। तो ये माइनस हो रहा है, माइनस वाले में ओड वाले आएंगे, जैसे 10C1, ऐसे 10C2, सॉरी 10C3, 10C5, फिर 10C7, फिर 10C9। इनके साथ पावर्स लगा लेना, x की पावर कुछ है ना, x की पावर क्या आएगी, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, a की पावर 1, फिर यहाँ पर x की पावर है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 7। और ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ गिनती पूछी है। अरे भैया जी गिनती बता दो, गिनती कितनी है, ये तो दिमाग में ही आपके हो जाना चाहिए भी कितनी आ रही, 1 2 3 4 5। अब उन है ना 5 आएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के गिनती नहीं बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मल्टीप्लाई होने से गिनती नहीं बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 5 आएंगी भाई, 5 5 5। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा शायद गलत हो गया, इसमें 5 आंसर आएगा, है ना, ये आएगा सी आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आई थिंक इतनी है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा गलत, हाँ जी ये देखो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको आप दोबारा से देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ और मेहनत करो। ठीक है, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा, एंड टेस्ट ज़रूर दो आप। टेस्ट वाले फोल्डर में जो टेस्ट होंगे वो आपने ज़रूर देने। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।